नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शिक्षणम मजबस की नई क्लास में। और जैसा कि आप सबको पूर्व से विदित है, पहले से आप जानते हैं कि सिंथेसिस की हमारी सीरीज़ चल रही है और सीरीज़ की इसी क्लासेस में जो कंटिन्यूसली बात चल रही है हमारी सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंसेस को लेकर, उन्हें हम रूल बाय रूल कर रहे हैं। और मुझे पता है कि आप सभी लोग, ऐसा विश्वास करता हूँ मैं, आप सभी लोग हर चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और हर चीज़ आपको रूल बाय रूल एक एक सेंटेंस सही से समझ में आ रहा होगा। इसी सीरीज़ में हम चल रहे हैं और सिंपल को बनाने के लिए जो हमें अगले रूल पर चलना है, पिछले रूल में हमने बात कर ली थी, उसके आगे के रूलों के बारे में बात करनी है और उन सभी रूल्स पर अपनी एक साफ राय आपके सामने प्रस्तुत करनी है। उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसी पे हम चलने जा रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं आज की नई क्लास बिना किसी देरी के, ताकि नए रूल सीखने में आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और आपकी एग्जामिनेशंस पेपर में और जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं उनमें भी आपको बेनिफिट हो। तो से कह रहा था कि आपको सेपरेट सेंटेंस दिया गया है और उस सेपरेट सेंटेंस को हमें किस तरीके से चेंज करना है, बदलना है, इन सारी बातों पर आप विशेष चर्चा आज सुन रहे हैं। देखिए ध्यान से, सेपरेट सेंटेंस दो दे दिए गए। हम सभी लोग जानते हैं कि इन्फिनेटिव होता है टू की साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो इसे इन्फिनेटिव केस माना जाता है और इन्फिनेटिव केस हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो पता ही आपको। और साथ ही साथ पिछली क्लासों में आपने ये भी देखा था कि इन्फिनेटिव जो होता है वो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यूज़ हुआ है तो उसको हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं, और केवल फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है तो उसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि दो चीज़ें हैं और हमें सेपरेट करना है। अब हम एक बात बताइए, अगर हम कह सकते हैं कि रमेश जो है अपना बिजनेस करने के लिए लखनऊ गया, तो क्या ये गलत बात हो जाएगी? आपने क्या किया कि रमेश को लखनऊ भेजा और रमेश वहाँ पर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अब दोनों बातें हैं, अब आपको इसको हिंदी में ही जोड़ के देख लीजिए कैसे हम करेंगे। रमेश नया बिजनेस शुरू करने के लिए लखनऊ गया। ठीक, अब देखिए क्या क्या कहा जा रहा है आपसे। दो चीज़ें हैं, रमेश को लखनऊ भेज दीजिए, उसका बिजनेस स्टार्ट करवा दीजिए, फिर उसे लखनऊ भेज दीजिए। आगे पीछे वाक्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना है कि जो आपका पर्पस है, जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हो रहा हो। देखिए ध्यान से, मैंने इसे कंबाइन कैसे किया है सेपरेट सेंटेंस को कि रमेश वेंट टू लखनऊ, रमेश कहाँ गया? लखनऊ गया। और क्या करने के लिए? तो देखिए जहां से आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, अगर आप बात समझ पा रहे हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और उसके आगे जो भी लिखा हुआ सेंटेंस है उसको आपने इस तरीके से मर्ज कर दिया। मेरी बात आप समझिएगा ध्यान से। रमेश वेंट टू लखनऊ, रमेश लखनऊ गया टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, अपने नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए। अब देखिए के लिए का जो सेंस निकल रहा है वो किससे? देखिए प्रारंभ करने के लिए टू स्टार्ट, पीने के लिए टू ड्रिंक, खाने के लिए टू ईट, जीने के लिए टू लिव, खेलने के लिए टू प्ले। इस तरीके से जब हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेते हैं तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो सिंपल सा वाक्य था कि रमेश गया है लखनऊ, वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, सीधी सी बात है। तो हमने कहा कि रमेश लखनऊ गया अपना नया और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो जो सेंस निकल रहा है के लिए, इसने हमारे सेंटेंस को बिल्कुल कंबाइन कर दिया और हमने अपने सिंपल सेंटेंस को बना भी लिया। किसकी सहायता से? इन्फिनेटिव की सहायता से। और इन्फिनेटिव होता क्या है? तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं। और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, जैसा कि आप सबको पूर्व से पता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है उसको हम देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, सेपरेट सेंटेंस दिया गया है, मोहन वाज वेरी पुअर। मोहन बहुत गरीब था। ठीक है, मोहन वाज वेरी पुअर, मोहन बहुत गरीब था। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, He could not buy a house. मोहन बहुत गरीब था, वह अपना या नया घर या किसी भी प्रकार का घर खरीद नहीं सकता था। अब आप खुद ही सोचिए, जो व्यक्ति गरीब होगा वो कैसे घर खरीदेगा? घर खरीदने के लिए कुछ पूंजी, कुछ तो उसके पास होना चाहिए, कुछ तो द्रव्य होना चाहिए, कुछ तो धन होना चाहिए। चलिए खैर, उसकी हम गरीबी पे चर्चा नहीं करते हैं। मोहन वॉज वेरी पुअर, मोहन बहुत गरीब था। ही कुड नॉट बाय अ हाउस, वो एक घर खरीद नहीं सकता था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा याद कीजिए, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पर चल रहे थे
तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने चीज़ पढ़ी थी, रिमूव टू और ऐड टू। उसमें कुछ कुछ यही होता था कि हमें एक सेंटेंस दिया होता था, जैसे ही वाज टू वीक टू रन, तो हम लोग उसको इस तरीके से कहते थे कि वो दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है, वह दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है। ही वाज टू फैट टू क्लाइंब, वह चढ़ने के लिए बहुत मोटा है। ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी सेंटेंस हम लोग बना रहे थे उसको टू, एडवर्ब टू यानी जो टी डबल ओ वाला टू होता है उससे, और प्रीपोजिशन टू यानी टी और सिंगल ओ वाला जो टू होता है उससे जब हम जोड़ते थे तो कैसे आप इसको बनाते थे सेंटेंस को, ही वॉज टू वीक टू रन, वो दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है। अब देखिए इसमें जो एडवर्ब टू आ रहा था, टी डबल ओ वाला टू, ये क्या करता था, ये उसी चीज़ को यानी उस गुण को और बढ़ा देता था। एक होता है फैट होना, एक होता है टू फैट, ज़्यादा फैट, ठीक है, एक होता है फास्ट, आप दौड़ रहे हैं, टू फास्ट, बहुत ज़्यादा। तो जो भी गुण है, जो भी एडजेक्टिव है, उसको सीधी सी बात है, जो एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव को बढ़ा देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, उसको जो है उसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देते हैं, जो भी उसकी विशेषता हो उसको वो बढ़ा देते हैं। तो आपने टू लगा दिया, एडवर्ब वाला, टी डबल ओ वाला लगा दिया। अब क्या हुआ कि आपने ये बता दिया कि वो बहुत कमज़ोर है दौड़ने के लिए। तो आप क्या करते थे, ऐसे ही तो सेंस निकालते थे ट्रांसफॉर्मेशन में, और इसे हम कैसे चेंज कर देते थे, तो कैसे चेंज कर, अगर लिखा हुआ ही इज़ टू वीक टू रन, तो हम लोग कैसे बनाते थे, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। इस तरीके से बनता था कि नहीं सेंटेंस। अब यही चीज़ इस्तेमाल करनी है। यहाँ दे रखा है कि मोहन वॉज वेरी पुअर, मोहन बहुत गरीब था, ही कुड नॉट बाय अ हाउस, वो एक घर नहीं खरीद सकता था। तो आपको क्या करना है कि देखिए वही सेंस इस्तेमाल करना है पुराना वाला। क्या, उसके लिए एक रूल है, देखिएगा ध्यान से। अगर आपको यहाँ पर छोटा सा ये रूल दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा आप यहाँ पर निगाह डालिएगा। वेरी वाले वाक्यों में वेरी को टू यानी एडवर्ब वाला टू, टी डबल ओ वाला, ठीक है, टू में बदल देते हैं। और जब भी ऐसा होगा तो क्या करेंगे आप, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को आपको याद क्यों दिलाया, इसलिए याद दिलाया क्योंकि वहाँ जो होता था कार्यक्रम कि हम क्या करते थे, ही इज़ टू वीक टू रन, तो क्या करते थे, दो बार टू को जोड़ते थे। अब बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर देनी है वहाँ से उठा के। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई करने में बहुत आराम महसूस करेंगे कि क्या करना है कि वो घर खरीदने के लिए बहुत गरीब है। ठीक, वो घर खरीदने के लिए बहुत गरीब था, घर खरीदने के लिए बहुत गरीब था, इसका मतलब ये है, इसका सिंपल सेंटेंस क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो इतना गरीब था कि वो घर नहीं खरीद सकता था। यही चीज़ आपने देखिए सेपरेट में कर दी और ये चीज़ आपने कंबाइंड में कर दी। बात समझ में आई। तो कैसे हमने इसको चेंज किया है, देखिए मोहन वाज टू पुअर, देखिए वेरी को किस में चेंज कर दिया, ये वाला रूल अप्लाई कीजिए। वेरी वाले वाक्यों में वेरी को टू में बदल देते हैं। तो क्या करते हैं, मोहन वाज टू, देखिए वेरी किस में बदल गया, टू में, टू पुअर। और बस आगे कुछ नहीं करना है, जहां पर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही हो उससे पहले क्या लगा देना है, टू, क्योंकि हम सब कौन सा केस पढ़ रहे हैं, सन इन्फिनिटिव केस पढ़ रहे हैं, और इन्फिनिटिव केस में हम क्या करेंगे, टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है सबको, अब देखना ध्यान से, टू बाय अ हाउस, कितने लोगों को बात समझ में आई। अब ये चीज़ इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया, क्योंकि आपने बात अपनी पूरी कर ली। वो घर खरीदने के लिए बहुत गरीब था, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतना गरीब था कि वो घर नहीं खरीद सकता था। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये चीज़ आशा करता हूँ आपको समझ गए होंगे। अगला देखिए सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ है और उसका कंबाइंड भी बना हुआ है। ही सेंट हिज डॉटर टू अमेरिका, उसने अपनी पुत्री को कहाँ भेजा, अमेरिका भेजा। ही वांटेड टू एजुकेट हर, वो चाहता था कि वो शिक्षा प्राप्त करे। तीसरी, अब सीधी बात है, उसने अपनी पुत्री को कहाँ भेजा, कहाँ भेजा, अमेरिका भेजा। और क्या करने के लिए, देखिए ध्यान से, ही वांटेड टू एजुकेट हर, क्या करने के लिए, कि वो चाहता था कि वो उसे पढ़ाए। अब देखना ध्यान से, पढ़ने के लिए उसने उसको अमेरिका भेजा। किसको भेजा, अपनी पुत्री को। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू एजुकेट। देखिए अब जो बच्चे थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठे हैं उनको तुरंत मिल गया होगा कि सर देखिए टू लगा ही हुआ है और एजुकेट ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। कुछ नहीं करना, पहले वाले सेंटेंस को ऐसे रख देंगे और दूसरे वाले सेंटेंस में जहाँ पर टू मिलेगा वहाँ से टू उठा लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे वाला सेंटेंस ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आगे देखो ध्यान से, ही सेंट हिज डॉटर टू अमेरिका। देखिए यहाँ तक सेंटेंस वैसा ही है कि नहीं है, सेम सेंटेंस वैसा ही।
और बस ही वांटेड का औचित्य ही नहीं रह जाता है जब टू एजुकेटर लग जाता है। ठीक, आपने उठाया वर्ब की फर्स्ट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हर। क्लियर है सबको? अब आप पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, देख लो एक बार ध्यान से हम बता देते हैं। ऊपर कहा जा रहा है ही सेंट टू हिज डॉटर टू अमेरिका, उसने अपनी पुत्री को अमेरिका भेजा। ही वांटेड टू एजुकेट हर, वो चाहता था कि वो उसे पढ़ाए। अब ध्यान सुनना, पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए उसने अपनी पुत्री को अमेरिका भेजा। ठीक है, ध्यान रखना। टू एजुकेट हर का मतलब है कि आपने उसको ये बता दिया, उसको ये समझा दिया कि ये चीज़ शिक्षा के लिए हो रही है। अब देखिए टू एजुकेट का मतलब के लिए से निकल रहा है। पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसने क्या किया कि अपनी पुत्री को कहाँ भेजा? अमेरिका भेजा। भेजा कि नहीं भेजा? अब आप लोग खुद बताना ध्यान से। तो क्या लिखा हुआ है? ही सेंट हिज डॉटर टू अमेरिका टू एजुकेट हर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी पुत्री को अमेरिका भेजा, क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। ठीक है, अब कितने लोगों को बात समझ में आई? देखिए के लिए का सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? तो ये वाली बातें हो गई आप लोगों के सामने। क्या लिखा गया? ही सेंट हिज डॉटर टू अमेरिका टू एजुकेट हर। क्लियर है सबको? अच्छा एक चीज़ और बता दें, अगर कभी ऐसा सेंटेंस में लगे कि अगर हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे हम बनाते हैं, देखो प्लीज़ ध्यान देना। यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए हमने यहाँ पर कुछ नोट किया है, वो ध्यान रखना। क्या नोट किया है? कि पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव अगर आपको मिल जाए कहीं, पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव कहीं अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करते हैं? टू और बी और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगाकर अपने सेंटेंस को भी इन्फिनिटिव बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो हम बताते हैं। ही सेंट टू हिज डॉटर टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड, बस बात खत्म। अगर आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस को लेकर कार्य कर रहे हैं, वांटेड टू एजुकेटेड हर, अब देखो सीधी सी बात, तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम सिंपल साधारण और वाक्यों में कैसे बना देंगे अपना, कि अगर हमें क्या चाहिए, ध्यान से इस बात को सुनना। पैसिव वॉइस में अगर हम चाहते हैं कि इन्फिनिटिव केस लगे तो कुछ नहीं करना होता, केवल टू के साथ बी लगा देते हैं। थोड़ा सा याद कीजिए पैसिव वॉइस में, जब आप पैसिव वॉइस वाली सेगमेंट को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, क्लासेस को देखते हैं, तो आपने उसमें देखा होगा कैन मिलेगा तो कैन बी में चेंज कर देंगे, कुड मिलेगा तो कुड बी में चेंज कर देंगे। इस तरीके से आपने चीज़ें होती हुई देखी होंगी। तो यहाँ तक आपने बात अपनी समझ ली विशेष रूप से। ठीक है, तो किस तरीके से बात क्या आपसे कहा जा सकता है? तो आपसे कहा जा सकता है कि ही सेंट टू हिज डॉटर टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। बस आप कुछ नहीं करेंगे, अगर आपको बनाना ही है पैसिव वॉइस तो आप इस ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं और क्या बना देंगे? टू बी एजुकेटेड। और दोनों ही वाक्य आपके सही माने जाएंगे, कोई गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपने जिस तरीके से चाहा उस तरीके से अपने सेंटेंस को फॉर्म कर दिया। ठीक, अगर आप पैसिव वॉइस में चाहते हैं तो आपको बी के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और सिंपली हम क्या करते हैं? सिंपली हम करते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं और कार्य हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ है, आई हर्ड ऑफ योर सक्सेस, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने तुम्हारी सफलता के बारे में सुना, मुझे बेहद खुशी हुई। अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, आई वॉज टू हैप्पी। अब देखिए आई हर्ड ऑफ योर सक्सेस, आई हर्ड ऑफ योर सक्सेस। अब देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, सेपरेट सेंटेंस एक अलग कर दिया गया। और ही आई वॉज वेरी हैप्पी, ये सेपरेट सेंटेंस बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो आई हर्ड ऑफ योर सक्सेस, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने तुम्हारी सफलता के बारे में सुना, मुझे बेहद खुशी हुई। अब देखिए ध्यान से किस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को देखिए सेपरेटली दे दिया गया, अलग अलग दे दिए गए, और कंबाइंड कैसे करना है, ध्यान सुनिएगा। मुझे तुम्हारी सक्सेस सुनकर बेहद खुशी हुई, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, और जैसा सेंटेंस हमने कंबाइंड वाक्य किया है उस तरीके से कैसा साउंड कर रहा है, कैसा ये किस तरीके का उच्चारण दे रहा है वो देखते हैं। आई वॉज टू हैप्पी। अब देखिए आपने क्या किया। अब आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले इसी रूल पर चले थे, थोड़ा सा धैर्य बना के देखिएगा। इसी रूल पर चले थे, जब भी आपको अपने सेंटेंस में वेरी मिल जाएगा, चेक करो, है ना, थोड़ा सा ध्यान हटा कि नहीं हटा। देखो यहाँ वाले जहाँ टिक था, जब भी वाक्य में वेरी मिल जाएगा तो वेरी को टू में बदल देंगे, और जब भी टू में बदलेंगे तो वही ट्रांसफॉर्मेशन का नियम जैसे रिमूव टू और ऐड टू में होता है, क्या करते थे हम लोग, याद है? तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि आई हर्ड ऑफ योर सक्सेस, आई वॉज वेरी हैप्पी। अब देखो वेरी मिल गया तो आई वॉज टू हैप्पी, आपने इस सेंटेंस को आगे ले लिया, क्योंकि जिसमें वेरी लगा है वहीं से तो आप टू शुरू करेंगे। एडवर्ब टू पहले आता है और प्रेपोजिशन टू वो बाद में आता है।
जैसे थोड़ा सा याद कीजिए, पीछे लेके चलते हैं आपको। ही वॉज टू वीक टू रन, इसमें टू रन नहीं आता है, क्या आता है? पहला आपको विशेषता दिखानी पड़ती है और उससे पहले भी एडवर्ब लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको बताना है वो कमज़ोर नहीं, वो बहुत कमज़ोर है। किसके लिए? दौड़ने के लिए। आप देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ आई वॉज टू हैप्पी, मैं बेहद खुश हुआ, टू हेयर। अब देखिए ध्यान से, आपका उद्देश्य भी तो पूरा होना चाहिए। उद्देश्य मतलब सर आप चल रहे हैं इन्फिनेटिव पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए टू और फर्स्ट फॉर्म आपको मिली कि नहीं मिली? किसी भी सेंटेंस को इतनी धैर्यपूर्वक देखो, इतने ध्यान से देखो कि वो चीज़ तुम्हारे, ये नहीं कि फटाफट ऑप्शंस पढ़ा दिए, उदाहरण हो गए और काम आगे चलते बनो, ऐसा नहीं है। डाउट क्लियर होना चाहिए ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। आई वॉज टू हैप्पी टू हेयर, तुम्हारे सुनकर, क्या सुनकर? ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी सफलता के बारे में सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। आई वॉज टू हैप्पी टू हेयर ऑफ योर सक्सेस। अब ये बिल्कुल सेंटेंस वैसे बना हुआ है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में बनता था। समझ में आया? तो टू एडवर्ब वाला पहले वाक्य ले लिया और टू से उस प्रेपोजिशन को बाद में कंबाइन कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को जोड़ा। और नेक्स्ट है अगला सेपरेट वाक्य, देखिएगा ध्यान से। ही हैड नो मनी ही कुड नॉट गिव अवे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये सेंटेंस अलग, ही हैड नो मनी। अब ही हैड नो मनी का मतलब उसके पास कोई पैसा नहीं था। ही कुड नॉट गिव अवे, ठीक। अब आगे देखो, दो सेंटेंस, यहाँ फुल स्टॉप लगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ही हैड नो मनी, ये फुल स्टॉप अलग, सेपरेट वाक्य अलग और ये वाला अलग। कंबाइन कैसे करेंगे? ध्यान रखना कैसे करेंगे। ही हैड नो मनी, अब देखिए सीधी सी बात, इन्फिनेटिव केस चल रहा है तो बस उसके पास पैसे नहीं थे, क्या करने के लिए? गिव अवे करने के लिए। तो ही कुड नॉट वाली चीज़ हट जाएगी, बस बात खत्म। जैसे वही होता था, जैसे ही कैन नॉट रन है ना, तो ही कैन नॉट हट जाइए, हटा दीजिए, और क्या होता था? ही वाज सो को किस में चेंज करते थे? टू को, टू में है ना, तो ही वाज टू वीक टू रन। इस तरीके से ही वाज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, तो ही कैन नॉट हट जाता था। बस ऐसा ही कार्य करना है। ही हैड नो मनी और बस ही कुड नॉट से मतलब ही नहीं है, आपको बस टू मिलना है। क्यों? क्योंकि आप इन्फिनेटिव केस पे चल रहे हो और टू लगाया, और कहीं पर मेन वर्ब की देखिए फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी, नहीं मिलती है तो लगाते हैं हम गिव और अवे, जो आगे लिखा हुआ है उसको ऐसे ही उतार दीजिए और आपका सेंटेंस भी पूरा हो जाएगा। कैसे पूरा हुआ? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टू गिव लिखा हुआ, टू गिव। तो इस सेंटेंस की जो रचनात्मकता है इन्फिनेटिव से बनाने की, वो भी हमारी पूरी हो जाती है। बात समझ में आया? अब हम अपने लास्ट उदाहरण पे चलते हैं। सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ, कौन सा सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ है? ध्यान सुनिएगा, दोनों चीज़ें आपने देख ली, पैसिव वॉइस वाला भी, वेरी वाला भी। अब वाक्य में नीचे ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला सेंटेंस है उज्जवल पास द एग्जाम ही वॉज ग्लैड। उज्जवल ने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया, ठीक है, अपना एग्ज़ाम पास कर लिया, और ही वॉज ग्लैड, वो बेहद खुश था। अब उसने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया, वो बेहद खुश था। अब दो चीज़ें और सुनना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि यदि इन्फिनेटिव वाले वाक्य का कार्य, यदि जो इन्फिनेटिव वाला है वाक्य, अगर इन्फिनेटिव वाले वाक्य का जो कार्य है वो पहले ही पूर्ण हो चुका हो। पहले ही पूर्ण हो चुका मतलब क्या होगा? उज्जवल के पास होने की प्रक्रिया, बच्चों सेंटेंस देख के क्या लग रही है? क्या लग रही है भाइयों, बताइए। उज्जवल के जो पास होने की प्रक्रिया है वो हो चुकी है, उज्जवल पास हो चुका है, क्योंकि उज्जवल पास द एग्जाम, पास्ड, पास्ट इंडेफिनिट सेंस दे रहा है, ध्यान रखिएगा। ये उज्जवल पास्ड द एग्जाम, उज्जवल ने एग्जाम पास किया। ही वॉज ग्लैड, वो बेहद खुश था, ग्लैड माने खुश होना। यदि इन्फिनेटिव वाले वाक्य का कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका हो, पहले से क्लियर हो चुका हो, पहले से पूर्ण हो चुका हो, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है? थोड़ी देर पहले जैसे हमने पैसिव वॉइस में देखा था कि पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव कैसे बनी है, तो टू, बी और थर्ड फॉर्म, टू और बी और थर्ड फॉर्म इनके साथ बनी हुई है। तो टू लगाया, बी लगाया और थर्ड फॉर्म लगाई, इस तरीके से बना हुआ है। तो इस वाले वाक्य में हम क्या करेंगे? इस वाले वाक्य में, नीचे वाले वाक्य में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव है और नीचे वाले में क्या है? ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है। ये कैसे चल रहा है चेक करना थोड़ा सा। यदि इन्फिनेटिव वाले वाक्य का कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका हो, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ? उज्जवल पास द एग्जाम। अब देखिए पास होने का जो एग्जाम, मतलब उसके पास होने की जो प्रक्रिया है एग्जाम पास करने की, वो पहले ही हो चुकी है, और उसका खुश होना वो बाद में। वो खुश तो था, लेकिन एग्जाम कोई पास कर लेगा तब खुश होगा ना, एग्जाम पास करने से पहले ही थोड़ा कोई खुश हो जाता है।
एग्ज़ाम पास होने की प्रक्रिया पूर्ण, उसके बाद उसके खुश होने का काम हुआ होगा। तो लिखा हुआ है यदि इन्फिनेटिव वाले वाक्य का कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाते हैं। ये नया जो रूल है आप लोगों को मिला है। सबसे पहली चीज़ है कि हमने इन्फिनेटिव के दो वाक्य देखे थे, एक टू इन्फिनेटिव और दूसरा बेयर इन्फिनेटिव, और उसके बाद हमने देखा था कि पैसिव वॉइस का जो इन्फिनेटिव होता है वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वेरी में अगर मिल जाए तो उसको एडवर्ब टू और सिंपल प्रीपोजिशन टू से बनाते हैं। और अभी जो मैंने आपके लिए रूल लिखा है वो क्या है कि परफेक्ट इन्फिनेटिव यानी टू, उसके साथ अब बी नहीं लगेगा, बी लगेगा पैसिव वॉइस वाले में, और परफेक्ट वाले में क्या लगेगा, हैव। टू के साथ हम हैव जोड़ेंगे, उसके बाद हम, अब देखिए सिंपल रूल कहता है कि इन्फिनेटिव होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब आप परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाते हैं तो टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक। और ये इस तरीके से सेंटेंस बनाया जाता है। अब देखिए हम लोग क्या करना है हमें, देखिए उज्जवल पास द एग्जाम। अब उज्जवल पास द एग्जाम जो है ये कैसा बन रहा है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव बन रहा है। कैसे बनाया गया, उज्जवल वाज ग्लैड। उज्जवल क्या था बच्चों, खुश था। क्यों खुश था, क्योंकि उसने एग्जाम पास कर लिया था। एग्जाम पास करने के लिए वो बहुत खुश था, ठीक है, या एग्जाम पास हो जाने के लिए वो बहुत खुश था। अब देखिए ध्यान से, पहले हमने लिखा दिया कौन सा, उज्जवल वाज ग्लैड, उज्जवल बहुत खुश था। अब क्या करेंगे, अब हमें इन्फिनेटिव भी तो बनाना है, तो इन्फिनेटिव के लिए हमने टू लगाया, और रूल वाइज परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या कहता है कि टू के साथ हैव लगाएंगे, टू के साथ हैव लगा दिया। फिर रूल कहता है कि हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखिए पास, पास की थर्ड फॉर्म पास्ड ही होती है, तो टू हैव पास्ड, और जो बचा हुआ हमारा सेगमेंट है ऑब्जेक्ट वो हमने इस तरीके से लगा दिया द एग्जाम। इस तरीके से हमारी बातें पूरी हो गई। क्या बातें आपको समझ में आई कि नहीं। यही विशेषता है कि आपने इन्फिनेटिव के वाक्यों के जो निम्न उदाहरण स्क्रीन पर लिखे हुए जो देखे, इनमें सबसे बड़ी बात है कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं और कहते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में आप लोगों को सिंथेसिस की जो प्रक्रिया मिलती है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जिसमें ना चाहते हुए भी छात्र उलझ जाते हैं, और वो आपके दिमाग से खेलने के लिए क्या करेंगे, बच्चा क्या सोचेगा कि उज्जवल पास्ड द एग्ज़ाम ही वाज ग्लैड, तो सीधे से बना देंगे ही उज्जवल वाज ग्लैड टू पास द एग्ज़ाम, इस तरीके से बना देंगे। लेकिन है ना, बस अगर हम केवल एक ही चीज़ को, एक ही रूल को समझते चलेंगे, कौन सा रूल है कि बाय यूजिंग इन्फिनेटिव और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर यही हमें सारी चीज़ें बतानी है तो एग्जामिनेशन पेपर को जो सेट करने वाले पेपर सेटर्स होते हैं एग्जामिनेशन के रूल के साथ, वह जब कार्य करते हैं और नए नए क्वेश्चंस के सेट तैयार करते हैं, तो एग्जामिनर ये चाहता है कि जो बच्चा रूल को रटे बैठा है उसको कौन सी चीज़ें रटी पड़ी हैं, और उन्हीं के बेस पर वो आपको जब सेंटेंस देते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चों के दिमाग से ये बातें जो हैं वो निकल जाती हैं। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उनको रूल वाइज चलाते रहिए, परफेक्शन के साथ समझते रहिए, और परफेक्शन जब आपके अंदर आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप लोग ये सारी चीज़ें करने में माहिर हो जाएंगे। और ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, जब आप इन सब की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो ये सारे रूल्स भी आपको समझ में आते हैं और ये सारे एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर। आशा करता हूँ ये चीज़ आपने समझ ली होगी। अब हमें नेक्स्ट रूल पर चलना है, इस पर देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल में हम लोग आगे बढ़ रहे थे और नाउन इन्फिनेटिव बाय यूजिंग हो गया था, उसके आगे बाय यूजिंग नाउन फ्रेज इन एपोजिशन पर चलना है। देखिए सिंथेसिस में नेक्स्ट पार्ट जो चल रहा है इसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में रहता है कि हम एपोजिशन को होता है, एपोजिशन को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो एपोजिशन के बारे में क्या कहा जाता है, एपोजिशन क्या है, किसके बारे में कैसे सोचा जाता है, क्या बात की जाती है, इन सारी बातों को हम अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा अपनाएंगे। और क्या कहा जा रहा है ध्यान सुनना, तो एक एक चीज़ को हम ध्यान से पढ़ेंगे और क्या है केस इन एपोजिशन इनके बारे में चर्चा करेंगे। वो देखेंगे कि बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। देखिए फ्रेज इन एपोजिशन होता क्या है इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। पहले देखिए ध्यान से, जब दो नाउन या नाउन फ्रेज एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हों, पहले ये समझते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है। फ्रेज का मतलब होता है छोटा सा वाक्य या शब्दों का समूह। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट की हैं और इसको हम एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब दो नाउन या नाउन फ्रेज यानी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में हो या बता रहे हों तो नाउन फ्रेज को दूसरे नाउन फ्रेज के तुरंत बाद प्रयोग करना फ्रेज इन एपोजिशन कहलाता है। तो किसके बाद हम प्रयोग करेंगे, फ्रेज इन एपोजिशन क्या होता है, एक एक चीज़ को हम देखेंगे। जब दो नाउन या नाउन फ्रेज
अब पहले ये समझ लेते हैं कि फ्रेज़ क्या है। देखिए, छोटा सा टॉपिक है, इंटर में बोर्ड परीक्षाओं में जब हम बात करते हैं और बोर्ड परीक्षाओं में बोर्ड एग्जामिनेशंस पेपर की जब बात होती है तो छोटा सा टॉपिक एक वोकैब में दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो फ्रेजेस क्या होते हैं कि छोटे छोटे शब्दों के समूह होते हैं, इनका एक अपना मतलब होता है। तो देखिए ध्यान से, फ्रेज क्या है कि शब्दों का समूह, एक छोटा सा संदोह करने वाला छोटा सा शब्दों का समूह। और नाउन फ्रेज की जब बात की जाए तो वह शब्द समूह जो नाउन का कार्य करता हो। जैसे हम जेरेंड में पढ़ते हैं, जब पार्टिसिपल की बात होती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में बिल्कुल सेम चीज़ें वही होती हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि फर्स्ट प्लस आईएनजी, लेकिन काम किसका करती है, एडजेक्टिव का। इसी तरीके से जो जेरेंड होता है वो भी फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है, लेकिन काम करता है नाउन का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो नाउन फ्रेज क्या है कि वह शब्द या समूह जो नाउन का कार्य करता हो उसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज। तो फ्रेज क्या है वो भी आपने समझ लिया कि शब्दों का समूह है, और नाउन फ्रेज क्या है, वह शब्द समूह जो नाउन का कार्य करता हो। अब एक शब्द आया है एपोजिशन। एपोजिशन किसे कहते हैं? एपोजिशन का क्या मतलब होता है? पास पास रखना। अगर कोई चीज़ साथ ही साथ सब्जेक्ट के बारे में बताई जा रही है, एक सब्जेक्ट है दूसरा सब्जेक्ट का करता है और उसके साथ दो चीज़ें एक साथ रखी गई हैं और वो पास पास बताई जा रही हैं, तो उसे हम एपोजिशन कहते हैं। इसे ही केस इन एपोजिशन कहा जाता है। थोड़ा सा मैं पिछले क्लासेस में आपको ले जाना चाहूँगा। याद कीजिए, जब हम लोग हाई स्कूल में थे तो हाई स्कूल में एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम पंक्चुएशन कहा करते थे। तो पंक्चुएशन में कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते थे जैसे कबीर, उसके बाद कॉमा लगता था, फिर लगाता था वाज अ वीवर, ठीक है, कॉमा लगता था, अ फेमस पोएट, ठीक है। तो क्या होता है, ये तीन चीज़ें सेपरेट कर दी गई, अलग अलग कर दी गई। तो इन्हें केस इन एपोजिशन की सहायता से एक साथ लाया जाता था। कबीर कॉमा लगाया, अ फेमस पोएट कॉमा लगाया, वाज अ वीवर, फिर फुल स्टॉप। इस तरीके से हम किसी चीज़ को जब पंक्चुएट करते हैं, अपनी शैली में ढालते हैं, तो उसे हम केस इन एपोजिशन कहते हैं। तो यही चीज़ आज हम इंटर की इस सिंथेसिस में भी देखने जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कई कई बार जो क्लासेस होती हैं, चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। जो बच्चा हाई स्कूल की चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है, 10th के एग्जामिनेशन पेपर को अच्छे से बनाता है, उसको निश्चित रूप से आगे अपनी चीज़ों को आसानी से समझने में बहुत सहायता मिलती है। वही ग्रामर है, वही सारी चीज़ें हैं, वही व्याकरणिक बातें हैं, लेकिन अगर हम पहले से ही इन सारी चीज़ों को शुद्ध रूप से जानते होंगे तो निश्चित रूप से वो चीज़ हमें आगे लाभ पहुंचाती है। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि किसी भी क्लास की पढ़ाई हो उसे कम नहीं आंका जाता, किसी भी प्रकार की पढ़ाई हो उसे कम नहीं आंका जाता। चाहे जिस प्रकार की संबंध को हम दर्शा रहे हों, चाहे किसी भी प्रकार की क्लास के बारे में बात कर रहे हों, वो सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं और सिलसिलेवार तरीके से जुड़े होती हैं। एक से पीछे हम दो धागों को मिलाकर एक नया वस्त्र तैयार करते हैं, इसी प्रकार एक से दूसरी चेन मिलती चली जाती है और नई क्लास तैयार होती है। इसीलिए हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो क्या है कि जब दो नाउन या नाउन फ्रेज एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हों या तो एक नाउन फ्रेज को दूसरे नाउन फ्रेज के तुरंत बाद प्रयोग करना फ्रेज इन एपोजिशन कहलाता है। फ्रेज इन एपोजिशन क्या होता है कि फ्रेज इन एपोजिशन की स्थिति को समझने के लिए हम निम्न तथ्य रखना है आपके पास। निम्न वाक्य को देखिए कैसे। फ्रेज इन एपोजिशन की स्थिति क्या है, केस इन एपोजिशन क्या होता है, फ्रेज इन एपोजिशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम दो तीन बातों को आपके सामने रख रहे हैं। इसे लिखा हुआ है, दो तीन बातें अलग अलग दी गई हैं। पेरिस, अब देखिए पेरिस दिया हुआ है, पेरिस सभी लोग जानते हैं। पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। अब ये तीन बातें हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, केस इन एपोजिशन की सहायता से बिल्कुल अलग कर दी गई। देखिए ध्यान से, अब पेरिस लगा हुआ है, पेरिस के बाद कॉमा है, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इसके बाद कॉमा है, इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बात अलग कर दी गई। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, तीन चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो ब्यूटीफुल सिटी भी बटा क्या है, पेरिस है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ब्यूटीफुल सिटी भी पेरिस है और कैपिटल फ्रांस की जो कैपिटल है वो भी पेरिस है। अब थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है अर्थात जो हमारा पेरिस है, उसी के लिए दोनों बातें कही जा रही हैं। मतलब ब्यूटीफुल सिटी के बारे में भी यही बात कही जा रही है और द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये दोनों चीज़ें इसी से रिलेट कर रही हैं। अब देखिए, अगर कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट आगे दिया रखा हो और उसके बाद हमें उसके लिए केस इन एपोजिशन का प्रयोग करना है, तो हम क्या करते हैं, जो भी उसके बारे में विशेषता दी होती है उसे हम केस इन एपोजिशन यानी कॉमा लगा लगा कर रखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन पेपर में आएगा और आपको इस तरीके से सेपरेशन दिए होंगे, अलग अलग वाक्य दिए होंगे और आपको उन्हें कंबाइन करके इस तरीके से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमें तब बना पाएंगे जब हमें केस इन एपोजिशन पता होगा। तो केस इन एपोजिशन होता क्या है, तो पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इसका मतलब क्या है, पेरिस जो कैपिटल है किसकी, फ्रांस की, और वही ब्यूटीफुल सिटी है यानी वही सुंदर शहर है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, यहाँ द कैपिटल ऑफ फ्रांस और पेरिस का फ्रेज इन एपोजिशन है। याद रखिएगा, ये जो द कैपिटल ऑफ फ्रांस है ये पेरिस का जो है वो केस इन एपोजिशन है। अब इसको समझना ध्यान से, तथ्यात्मक रूप से ध्यान समझना। ये जो पेरिस आया है, अब हमें कोई, आप लोग बता सकते हैं
कि अगर हम इसमें से कौन सा केस इन अपोजिशन हटा दें तो इसका वाक्य पूरा रहेगा, ये आधा वाक्य नहीं होगा। तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, पेरिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, अगर हम इस केस इन अपोजिशन को हटा दें तब भी हमारे सेंटेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन केस इन अपोजिशन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपके सामने जो चीज़ होती हैं उनकी विशेषता को वो और बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, देखो ध्यान से, अगर द कैपिटल ऑफ फ्रांस हटा दिया जाए तब भी इस वाक्य रचना पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कैसे नहीं पड़ेगा, देखो पेरिस और पेरिस से बीच में ही हटा दीजिए, पेरिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बिल्कुल सामान्य वाक्य रहेगा। पेरिस एक सुंदर शहर है, इसका वाक्य पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेरिस का जो कैपिटल ऑफ फ्रांस है ये कॉमास के बीच में रखा हुआ है, देखो यहाँ पर भी कॉमा और यहाँ पर भी कॉमा। इस तरीके से अगर पेरिस का पूछा जाए केस इन अपोजिशन कहाँ पर है तो ये है। क्यों, क्योंकि इसको हटा देने से भी कोई दिक्कत नहीं, इसको लगा देने से और उसकी विशेषता को बढ़ा दिया जाता है। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। अब अगर आपसे पूछा जाए दोनों कॉमा के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति केस इन अपोजिशन कहलाता है, तो आप कहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर। तो इसके दोनों कॉमा के बीच में बैठा हुआ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये क्या है, ये हमारा केस इन अपोजिशन है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि यूजिंग नाउन और नाउन फ्रेज अपोजिशन क्या होता है। तो दो चीज़ें हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे और सारी चीज़ों को एक वन बाय वन, रूल बाय रूल हम करते रहेंगे। अब आगे देखिएगा ध्यान से। पहली चीज़ है कि सेपरेट दिया हुआ है, सेपरेट वाक्य है, दो अलग अलग वाक्य हैं, इनको साथ में एक साथ जोड़ा कैसे गया है। अब देखिएगा ध्यान से क्या कहा जा रहा है कि हियर इज़ माई फ्रेंड, हियर इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। हिज नेम इज़ अनिल, इसका नाम क्या है, अनिल है। अब दो चीज़ें दे दी गई, सेपरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला फुल स्टॉप लगा हुआ है, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकंड फुल स्टॉप लगा हुआ है। दो चीज़ें हैं, अब इसको हमें समझना है। सिंथेसिस के रूल में क्या कहा जा रहा है, हियर इज़ माई फ्रेंड, हिज नेम इज़ अनिल, ये मेरा दोस्त है, उसका नाम अनिल है। तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं, हियर इज़ अनिल, यहाँ अनिल है, कॉमा इज़ माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। वरना मैंने इसको कैसे कंबाइन किया है, देखो ध्यान से। इसे कंबाइन करने का दूसरा तरीका क्या है, हियर इज़ माई फ्रेंड, यहाँ मेरा दोस्त है, और लगा दिया अनिल, डायरेक्ट उस दोस्त का आपने नाम बता दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अनिल का फ्रेज इन अपोजिशन क्या है, तो ये चीज़ हो गई हियर इज़ माई फ्रेंड। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। अब हम देखेंगे सेपरेट सेंटेंस को, नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है, धोनी इज़ अवर कैप्टन, फुल स्टॉप, ही सिक्योर्ड 183 रन्स। अब देखिए यहाँ पर धोनी से लेकर फुल स्टॉप तक ये अलग सेंटेंस जो सेपरेशन दे रहा है, ही स्कोर्ड 183 रन्स, ये सेपरेशन अलग दे रहा है। अब दो चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धोनी के लिए ही सारी बातें कही जा रही हैं। धोनी हमारी टीम के कैप्टन भी हैं और उन्होंने 183 रन भी बनाए हैं। तो जैसे पेरिस के लिए कहा जा रहा था कि पेरिस कैपिटल भी है फ्रांस की और एक सुंदर शहर भी है, आपने इन्हें कॉमास के बीच में रख दिया। कॉमा में रखने का मतलब इसे केस इन अपोजिशन कहा जाता है। अब क्या करा, तो जैसे पेरिस के लिए बातें कही गई और पेरिस के तुरंत बाद कॉमा लगाया। इसी प्रकार जो हमें कैप्टन के लिए बातें कहनी है कि वो हमारे कैप्टन हैं, तो हमने कॉमा लगाकर अपने कैप्टन वाले शब्द को पीछे रखा, बीच में रखा, और उसके बाद जो भी उन्होंने कार्य किया है उसको आगे रख दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस में केस इन अपोजिशन क्या है, तो आप कह देते थे द कैपिटल ऑफ फ्रांस। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए धोनी वाले सेंटेंस में, सेपरेशन वाले सेंटेंस में कौन सा जो वाक्य है या छोटा सा जो स्टेटमेंट है वो कौन सा केस इन अपोजिशन है, तो आप कहेंगे सर अवर कैप्टन हमारा केस इन अपोजिशन है, यानी फ्रेज इन अपोजिशन है। किसके लिए, नाउन के लिए। क्यों, क्योंकि हमारा कैप्टन है, किसका कार्य कर रहा है, संज्ञा का कार्य कर रहा है। इसीलिए हमने अपनी हेडिंग डाली थी अ नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन। अ नाउन यानी संज्ञा का कार्य करने के लिए भी उसको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, धोनी, धोनी के बीच में हमने कॉमा लगाया, अवर कैप्टन, फिर कॉमा लगाया और स्कोर्ड 183 रन। कुछ नहीं करना, धोनी आवर कैप्टन स्कोर्ड 183 रन्स। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे हम लोग हाई स्कूल में पंक्चुएशन किया करते थे कॉमा लगाकर। वहाँ भी केस इन अपोजिशन सिखाया जाता है और यहाँ भी केस इन अपोजिशन सिखाया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो धोनी और उसके बाद कंबाइंड सेंटेंस कैसे कर दिया, धोनी कॉमा लगाया, अवर कैप्टन कॉमा लगाया, उसके बाद स्कोर्ड 183 रन्स। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, बहुत छोटी सी बातें हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे से कर्ता को पहचान लीजिए, उसके बाद जो उसकी विशेषताओं को आप लाइन बाय लाइन कॉमा में रखते चले जाइए, सेपरेट करते चले जाइए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ को आप सेपरेट कर रहे हैं क्या वो कर्ता से, सब्जेक्ट से या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रही है या नहीं कर रही है। अगला है सेपरेट वाक्य है, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन जो थे वो इंग्लिश के बहुत फेमस यानी प्रसिद्ध कवि थे। ही वाज ब्लाइंड, वो कैसे थे, ब्लाइंड थे, अंधे थे। अब जैसे हमारे यहाँ मिल्टन और सूरदास
ये दोनों लोगों को एक जैसा कहा जाता है। ऐसे इंग्लिश पोएट में यानी इंग्लिश के साहित्य में जिस तरीके से मिल्टन की छवि है, इसी प्रकार हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में किसकी छवि है, तो सूरदास की भी छवि है। तो हमारे यहाँ सूरदास को जन्मांध कहा जाता है, इसी तरीके से मिल्टन को भी वहाँ ब्लाइंड कहा जाता था। अब दोनों चीज़ें हैं, समझने वाली बात, ध्यान से सुनिएगा। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो इंग्लिश का फेमस पोएट कौन है, इंग्लिश का फेमस पोएट कौन है, मिल्टन है। और अंधे भी कौन है, मिल्टन है, सीधी सी बात है। तो ये सारी बातें किसके लिए हो रही थी, मिल्टन के लिए हो रही थी। तो मिल्टन हमारे हो गए सब्जेक्ट। अब इनके बारे में जो भी विशेषता दी गई है उसको हम कॉमा से सेपरेट करके रख देंगे। और कैसे रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट। अब देखिए डायरेक्ट उस बात को कहा जाता है जो बात उस व्यक्ति के लिए या उस वस्तु के लिए आ रही है। क्या लिखा हुआ है, देखो एक बार फिर से परिभाषा पर ध्यान देना। लिखा हुआ है कि जब दो नाउन या नाउन फ्रेज एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में हो। अब देखिए चाहे किसी भी प्रकार की नाउन पकड़ लीजिए, नाउन का फ्रेज पकड़ लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, वाज अ फेमस पोएट और ब्लाइंड, ये दोनों ही चीज़ें किसके लिए हैं, ये दोनों ही चीज़ें किसके लिए हैं, ये दोनों ही चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही चीज़ें हैं मिल्टन के लिए। अब मिल्टन के लिए जो दो चीज़ें बताई गई हैं उनमें से दो शर्तों में एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कौन सी, कि मिल्टन ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इंग्लिश के फेमस पोएट भी हैं। तो आप ऐसा भी तो कह सकते थे पेरिस वाले वाक्य में, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब देखिए आपने इस गायब किया कि नहीं किया, और डायरेक्ट रखा द कैपिटल ऑफ फ्रांस, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का नाउन या नाउन फ्रेज जब भी करना होता है, डिले करना होता है, तो उसको हम कॉमा के बीच में सेपरेट करके रखते हैं। तो मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट, अब डायरेक्ट आपने उस बात को कह दिया, कॉमा लगाया और दोनों चीज़ें बीच में आ गई, और बचा हुआ वाक्य आप कॉमा के बाद सेपरेट कर दीजिए। कौन सा, वाज ब्लाइंड, वो कैसे थे, अंधे थे। तो आपने क्या किया, मिल्टन उनकी विशेषता को केस इन पोजीशन में रखा, कॉमा लगा के, कैसे रखा, फेमस इंग्लिश पोएट और कॉमा लगा के वाज ब्लाइंड। किसी भी प्रकार की इसमें हम नॉर्मल वाक्य को जिस तरीके से बनाते हैं वो नहीं बनाएंगे। हम कह सकते थे जैसे पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया और फिर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। अब देखिए बार बार इसका थोड़ी ना प्रयोग हो सकता है एक ही वाक्य में, इसीलिए डायरेक्टली उस बात को कहा गया और उसको अलग अलग करके सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हमें करना ही है तो हम वाक्य को फिर दो तरीके से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फुल स्टॉप, पेरिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। अब दोनों ही चीज़ें पेरिस के लिए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों ही चीज़ें पेरिस के लिए हैं। तो पेरिस के लिए जब दोनों ही चीज़ें आ गई तो हम पेरिस को यहाँ रखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर लगाएंगे द कैपिटल ऑफ फ्रांस, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसे ही रखनी है जैसे मिल्टन वाले में समझाया गया है। मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, क्लियर है। अब हम अगले सेंटेंस को चलते हैं, सेपरेट सेंटेंस। इंदिरा गांधी वाज अ करेजियस लेडी, शी वाज द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। अब देखिए इंदिरा गांधी के बारे में दो चीज़ें कह दी गई, इंदिरा गांधी के बारे में दो चीज़ें कह दी गई कि एक वो करेजियस लेडी हैं और दूसरी चीज़ है कि वो पंडित नेहरू की डॉटर हैं। अब दो चीज़ें हैं, दो स्टेटमेंट हैं, किसके लिए कहे जा रहे हैं, तो इसके लिए कहे जा रहे हैं इंदिरा गांधी जी के लिए। तो इंदिरा गांधी जी पंडित नेहरू अर्थात हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी भी थी, और दूसरी चीज़ है कि वो एक करेजियस लेडी, एक बहादुर महिला थी। इस तरीके से हमारा सेंटेंस यहाँ पर है। अब इसे हम कैसे, देखिए केस इन एपोजिशन की जो मान्यता है वो क्या है कि दोनों कॉमा के बीच में हम उसकी नाउन फ्रेज को रखेंगे जो उसके बारे में बता रही हो या उसके बारे में संज्ञा का कार्य कर रही हो। अब देखिए क्या करेंगे, तो इंदिरा गांधी, अब कंबाइंड सेंटेंस कैसे करना है, कंबाइंड रहेगा, सिंपल, अभी हम सिंपल के सारे वाक्यों में चल रहे हैं, सिंपल के सभी रूल देख रहे हैं, एक के बाद एक सिंपल के सारे रूल देखने के बाद फिर हम कंपाउंड में प्रवेश करेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स में। अभी ये जितने भी रूल्स आप देख रहे हैं ये सारे सिंपल के सेंटेंसेस के रूल्स हैं। सिंथेसिस अपने आप में सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है और काफ़ी जो है लंबा और लेंदी टॉपिक भी है ये। तो इंदिरा गांधी, अब केवल कॉमा लगाया, जिसके बारे में बात कही गई उसके तुरंत बाद कॉमा। अब जैसे मिल्टन में क्या था, मिल्टन के तुरंत बाद कॉमा, धोनी के तुरंत बाद कॉमा, इसी तरीके से केस इन एपोजिशन का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से बना रहा है इंदिरा गांधी और फिर आगे लगाया द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, बस, और आगे लगा के कॉमा लगा के क्या लिख दिया, वाज अ करेजियस लेडी। जो उनके बारे में कहा जा रहा है वो अलग और उनकी विशेषता क्या है वो अलग। विशेषता दो प्रकार से दिखाई गई कि पहली वो एक बहादुर महिला है और दूसरी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं। अब दोनों चीज़ें अलग अलग कर दी गई। तो कैसे हमने बनाया, इंदिरा गांधी कॉमा लगाया और उसके बाद हमने क्या लगाया, द डॉटर ऑफ पंडित नेहरू, उसके बाद कॉमा लगाया, वाज अ करेजियस लेडी। इस तरीके से हमने अपनी बातों को अलग अलग कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कबीर वाले सेंटेंस में करते थे, कबीर, फिर कॉमा लगाया, उसके बाद क्या लिखा, अ फेमस हिंदी पोएट, और फिर कॉमा लगा के लिखा वाज अ
वीवर, यानी वो एक जुलाहे थे। इस तरीके से काम करते हैं। और हमारा अगला सेंटेंस है सेपरेट सेंटेंस, राणा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़ ही। अब देखिए यहाँ से फुल स्टॉप अलग और ये वाला फुल स्टॉप अलग, दो सेंटेंस अलग अलग दे दिए गए। अब आपको केस इन अपोजिशन से उन्हें कंबाइंड करना है। तो राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़ फुल स्टॉप, ही वाज अ ब्रेव वॉरियर। वो कैसे थे, एक महान योद्धा। तो राणा प्रताप क्या थे, राणा प्रताप एक महान योद्धा भी थे और राणा प्रताप दूसरे क्या थे कि एक बहुत फेमस मेवाड़ के किंग भी थे। तो मेवाड़ का किंग होना और उनका क्या होना, एक ब्रेव वॉरियर होना, एक महान और एक बहादुर योद्धा होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब इन्हें सेपरेट करके दे दिया गया। अब हम सभी लोग जान गए हैं कि राणा प्रताप को हमें कैसे कंबाइन करना है। सबसे पहले हमें जिस व्यक्ति की विशेषता दी गई है उस व्यक्ति का नाम सबसे पहले, तो राणा प्रताप, उसके बाद कॉमा लगाया। अब जो चीज़ उसके बारे में कही जा रही है कि वो क्या है, मेवाड़ का किंग है, द किंग ऑफ मेवाड़, फिर कॉमा लगाया और आगे लिख दिया वाज अ ब्रेव वॉरियर, वाज अ ब्रेव वॉरियर। ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। तो बस कुछ नहीं करना है, आप केस इन अपोजिशन में क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य है उसको लास्ट में ले जाने का प्रयास करते हैं और उसकी विशेषता जो बिना हेल्पिंग वर्ब के दी होती है उसको पहले लाकर केस इन अपोजिशन में लाके खड़ा कर देते हैं और ये चीज़ हमारी बनकर परफेक्ट सेंटेंस में सिंपल का रूप ले लेती है। इसको हम कहते हैं नाउन और नाउन फ्रेज इन केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन, यानी उसे पास लाकर रखना। अपोजिशन का मतलब आप समझ गए ना, पास लाकर रखना। ये सारी चीज़ें हुई। तो कैसे हमने सेंटेंस को बनाया, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़ और उसके बाद राणा प्रताप वाज अ ग्रेट वॉरियर। अब दो सेंटेंस अलग अलग, इसको एक साथ कैसे लाया गया, राणा प्रताप उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद क्या लिखा कि वो कैसे हैं, वो किंग है मेवाड़ के, द किंग ऑफ मेवाड़, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद लिख दिया वाज अ ब्रेव वॉरियर। इस तरीके से हमने अपना सेंटेंस फाइंड कर लिया, इस तरीके से अपने सेंटेंस को हमने करेक्ट भी कर लिया। अब हम अपने लास्ट उदाहरण पर चलते हैं, जो आज की क्लास का अंतिम टॉपिक है, अंतिम एग्जाम्पल है। क्या है, सेपरेटेड है वाक्य टैगोर रोट द गीतांजलि। टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी, गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गीतांजलि पुस्तक लिखी। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम। और ये कैसी थी, ये संग्रह था छोटी छोटी कविताओं का। अब देखिए गीतांजलि की विशेषता ये है कि वो छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, टैगोर रोट द गीतांजलि, टैगोर ने गीतांजलि लिखी। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, ये छोटी कविताओं का क्या है, ये छोटी कविताओं का कलेक्शन है, यानी संग्रह है। अब दो चीज़ें अलग अलग होंगी, गीतांजलि के बारे में बात की जा रही है। पहली चीज़ कि टैगोर ने गीतांजलि लिखी। अब देखिए गीतांजलि लिखने का कार्य किसने किया है, टैगोर ने। तो जो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है और जो उस वस्तु की विशेषता है उसको आप देखिए कैसे सेपरेट कर रहे हैं। पहली चीज़ है कि टैगोर रोट द गीतांजलि, टैगोर ने क्या लिखी, गीतांजलि लिखी। और यहाँ गीतांजलि की विशेषता को केस इन अपोजिशन यानी कॉमाज में दिखा दिया गया। टैगोर रोट द गीतांजलि, कॉमा लगाया, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। ये चीज़ अलग हो गई और हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया किसको, गीतांजलि को, जो किसने लिखी, टैगोर ने। टैगोर का पूरा नाम रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्हें भारत में गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए गुरुदेव की उपाधि किसने प्राप्त की, तो याद रखिएगा गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने प्राप्त की थी, ठीक है। और इन्हें नाइट की उपाधि भी दी गई थी, नाइट यानी सरदार, KNIGHT वाला नाइट, ध्यान रखिए, रात वाला नाइट नहीं, KNIGHT वाला नाइट जो है, सरदार की उपाधि भी इन्हीं को प्राप्त की गई थी। एक क्वेश्चन भी आता है जीके में, कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसके मतलब विरोध में हमारे गुरुदेव ने अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि वापस कर दी थी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने अपनी जो नाइट अर्थात सरदार की उपाधि थी इसको वापस कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी, इसको समझा। तो आज हमने जो दो टॉपिक देखे हैं कि बाय यूजिंग इन्फिनेटिव to create a simple sentence and by using a noun or phrase in a position to create a simple sentence। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और मेरा आपसे अनुरोध है कि इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आप बनाते चलें, क्योंकि अब धीरे धीरे जितनी भी क्लासेस हैं आपको इस तरीके से प्रोवाइड की जा रही हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर में और प्लस इंटर की जितनी भी क्लासेस हैं जिन पर सिंथेसिस पूछा जाता है उनमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पोर्शन है जिसको हमारे जो एग्जामिनर्स हैं वो कवर करते हैं और बच्चों के सामने प्रश्न रखते हैं। और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरीके से वाक्यों को किस तरीके से हम फॉर्म करके अपने सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। तो एक एक चीज़ आपको समझाई जा रही है बाय उदाहरण, और सारी चीज़ें मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भी नहीं कि केवल बोल दिया और आप लोगों ने लिख भी नहीं पाया। कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताई जाए, एक एक चीज़ को लिखा जाए और उसके बाद आपको सेंटेंस समझाए जाएँ, सेपरेट अलग, कंबाइंड अलग। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के मस्तिष्क में ज़्यादा प्रभाव डालती हैं और जब हमारा अध्ययन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हमारी सफलता भी अच्छी होने वाली है, शानदार होने वाली है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और उसके बाद हम जो अपनी सारी चीज़ें हैं इन सिंटैक्स में और सिंटैक्स की सारी सीरीज़ हो गई
और उसके बाद जो सिंथेसिस में कर रहे हैं उन सबको हम आगे लाएंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।